चलो लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें एक वायर था हमारे पास और थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था पूरे वायर के अंदर, और हमें इसके अंदर और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हो ना हो, इस बार के हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। आपने क्या किया था, आपने इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप बना लिया, एक एम्पीरियन लूप आपने इसके बाहर बना लिया, यही कर रहे थे। अच्छा, जब हम बात करते हैं बाहर की तो सिंपल वायर, ये कौन सा लूप है मेरा, एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप में से ये वायर ऐसे निकल के जा रहा है, इसके अंदर वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। तो इसका मतलब इस एम्पीरियन लूप में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाला। इस एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। आउटसाइड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। सही कर रहा हूं मुझे, क्या था वो, b इंटू लेंथ ऑफ द लूप, जिसे b डॉट डी एल करते बार बार। लेंथ ऑफ द लूप कितनी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया आउटसाइड वाले केस में। पहले पढ़ रहा कुछ नहीं, सोच के बताओ। ये एक वायर है मेरे पास, ये तो सॉलिनॉइड जैसा है पर वायर समझो, ये वायर है मेरे पास, सही है। इस वायर में से करंट जा रहा है निकल के, कितना करंट जा रहा है इसमें से, आई करंट जा रहा है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसके यहाँ निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे इसके अंदर यहाँ कहीं निकालनी है, इनसाइड द वायर। जब मैं बाहर निकालूंगा तो इसके चारों तरफ एक लूप बनाऊंगा, ये बाहर का लूप हो गया एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप में से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, आई। हमने क्या कहा था, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, B डॉट डी एल ऑफ द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। कौन सा करंट, जो या तो इसको थ्रेड कर रहा है या इसमें से पास कर रहा है। तो इसमें से हमारा आई करंट पास कर रहा है, पूरा का पूरा वायर निकल के जा रहा है इसमें से। तो वायर में कितना करंट है, आई। तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये रिलेशन आया बाहर के। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द वायर। एक दिन छुट्टी होती है तो उससे बहुत दिक्कत होती है दोस्त। पॉलिथीन पहन के आ जाएगा वो, क्या होता है, हाँ रेन, बोरी पहनी उसमें 2 आंखें बनाई, तो वो मोटरसाइकिल हो गया काम, चश्मा लगा तो मस्त। जैसे हमारा शाहरुख खान आया था, उसने सीमेंट का कट्टा उड़ा, उसने आंखें निकाल ली साइड में, खत्म, चश्मा लगाया। अगला देख, ये वायर आ गया, ये वायर आ गया। अब मुझे इसके अंदर वाले हिस्से में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी। मान लो यहाँ निकाल। अब ये हो गया हमारा आर, लेंथ ऑफ द लूप तो अब भी 2 पाई आ रही है, तो क्या करूंगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स वो करंट
आप ध्यान से देख लेना, आप ध्यान से देख लेना, वो करंट जो इसमें से निकल रहा है, सिर्फ इसमें से, यहाँ वाले में से नहीं, यहाँ वाले में से नहीं, सिर्फ इसमें से जो निकल के जा रहा है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, परसों भी कर रहे थे हम, वायर का जो रेडियस है वो आपने ए लिया हुआ था शायद, ऐसे को ध्यान है। तो इतने एरिया में से कितना करंट पास कर रहा है, तो यूनिट में से कितना करेगा, और तुम्हें चाहिए पाई आर स्क्वायर, उसमें से कितना करेगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया आई आर स्क्वायर बाय। ये करंट उस अंदर वाले हिस्से में से पास कर रहा है, सही है। तो म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट दिखाई देगा। क्या कट गया, एक आर कट गया, तो ये आया म्यू नॉट टाइम्स आई आर अपॉन पिछली बार से कुछ रिजल्ट डिफरेंट आ गया। क्या रिजल्ट डिफरेंट आया, यस, इस बार अंदर वाले हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं इसका फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, यहां से यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। कहां से, यहां से यहां तक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा। उसके बाद तो ये आया और ये आया, सही है। यहां से बना ले बेटा, बना ले बेटा, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लेता हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, अगर मैं इसको ओ लेता हूं तो ये भी पॉइंट ओ ही है, और ये कहां पहुंच गया मैं, सरफेस पर, है ना, और बाहर आ गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हाफ ईयरली में आएगा, पक्का बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बता दो, स्लाइड बता दो, आगे लिखिए। फोर्स, नेक्स्ट आर्टिकल है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आज निकुंज भी नहीं आया ना, निखिल चोकर भी नहीं आया, केमिस्ट्री का यूटी है स्कूल में। अच्छा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हैट्रिक लगाने के चक्कर में आपके पास तीनों में पास। कहीं ले, जहाँ तो निकालना चाह रहे, इनसाइड तो कहीं भी ले ले, इनसाइड तो कहीं भी ले ले, मान ले तुम्हें यहाँ निकालना है, तो एम्पीरियन लूप, ऐसा एम्पीरियन लूप बना ताकि तेरा वाला पॉइंट इस एम्पीरियन लूप के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ द लूप कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। इसको फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो कुछ लाइंस लिखी थी कि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को चला दें तो उस पर फोर्स लगती है। ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स लगती है। वहां फोर्स लगती थी QE, यहाँ कितनी लगेगी वो देखिए। हम हमने क्या किया है, Q चार्ज को किसी वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, किसी भी वेलोसिटी से, मेकिंग सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है केवल,
तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो फोर्स डिपेंड करती है चार्ज पर, वो फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट पर। ठीक है। और अगर मैं इनको सबको मिला दूं तो हम अक्सर इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है उसकी वैल्यू 1 होती है। प्रोपोर्शनल है ना सारे, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। इसको छोड़ दूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही है। बी से बी की तरफ आप अपनी उंगलियां मोड़ोगे तो फोर्स की डायरेक्शन निकल आएगी। ठीक, अगर आप इसको 3 केसेस में बांट लें तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, जो कि आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को चलाऊंगी ना, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाए, जब चलाओगे ही तो फोर्स कहां से लगेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर वो चलेगा तभी फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी, अगर चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पर चला या 180 डिग्री पर चला, यानी या तो पैरेलल चला या एंटी पैरेलल चला, दोनों ही केस में फोर्स नहीं लगेगी। साइन 0 भी 0 और साइन 180 भी 0, तो फोर्स नहीं लगेगी। अब ये ना बच्चों की तरह मत याद करना कि एंगल थीटा था तो कितना था 180, इतना तो मोटा मोटा याद रखो कि जब वो चलेगा तभी फोर्स लगेगी, पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले तो फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है ना, रुका हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगी, पैरेलल चल रहा है तो फोर्स नहीं लगेगी। पैरेलल माने हमने दौड़ा दिया ऐसे दिया है ना, या उल्टा चला दिया इसको, दोनों ही केस में फोर्स नहीं लगेगी। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो फोर्स लगेगी मैक्स। याद करने के लिए इनके रिजल्ट्स याद रखा करो, बजाय ये सिंपल थीटा 90 180। पैरेलल जा रहा नहीं लगेगी, एंटी पैरेलल जा रहा नहीं लगेगी, चलेगा ही नहीं तो बिल्कुल नहीं लगेगी। एक छोटा सा नोट करके और ले, वो इंपॉर्टेंट है और उसमें डायरेक्शन भी आएगी। वो जो कल फादर मदर चाइल्ड बता रहे थे, क्लास वाले बच्चे बता रहे थे, वो कर लेते हैं। इफ द चार्ज पार्टिकल if the charge particle moves perpendicular to field, ठीक है, तो स्पष्ट है क्या हो गया, क्या हो गया, if the charge particle moves perpendicular to the field, अगर ऐसा केस है तो क्या है, फोर्स कैसी आती है, मैक्सिमम। डायग्राम तो बनाना मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आ जाता, आप सीधा हाथ यूज नहीं करेंगे फ्लेमिंग अंकल का। याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल। अक्सर बच्चे राइट हैंड यूज करना शुरू कर देते हैं। राइट हैंड यूज होएगा तब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले के तीनों यूनिट्स में कहीं पर भी आप फ्लेमिंग अंकल का लेफ्ट हैंड यूज, राइट हैंड यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। ये रहा, ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो सबसे कौन सी फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर है जी। ये आपको दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देती है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये किसकी डायरेक्शन है, फील्ड, करंट। ठीक है, अब करंट बोल दिया मैंने इसको। करंट किस डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो यही कंफ्यूजन करता है। वो कहता है हमने इलेक्ट्रॉन चला दिया,
हमने इलेक्ट्रॉन चला दिया, वो इलेक्ट्रॉन अगर यूं गया तो करंट तो भैया फिर उल्टा आएगा, ये बात ध्यान रखिए। अभी हमें क्या जानना था, क्यू भी साइन थीटा, जिस तरफ चार्ज जा रहा है उस तरफ घूम देते हैं, काफी आंसर निकला, गलत है, डायरेक्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। छोटा सा लिख दो बस केवल, 4 फिंगर फील्ड, FORE, 4 फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट और थंब फोर्स, बस। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबका लिखें। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलूं? मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होती है जो एक चार्ज पार्टिकल पर लगे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1, और जो यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगने वाली फोर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है। फिर से बोलें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यूनिट चार्ज पार्टिकल यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उस पर फोर्स लगेगी, उस पर जो फोर्स लगेगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट may be defined as the force, magnetic field at a point may be defined as the force acting on a unit charge, acting on a unit charge, moving with unit, कॉमा करके लिख देना, moving with unit velocity, moving with unit velocity perpendicular to magnetic, perpendicular to magnetic field। एंगल ले लिया हमने, हाँ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या थी, टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला। डिफाइन 1 टेस्ला करेगा, यहीं से मुश्किल क्या, डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कैसी यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अगर मैं चार्ज, अब देखो फर्क सिर्फ इतना सही तो आएगा, वैल्यू रखूंगा मैं। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, 1 न्यूटन। तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 टेस्ला। समझ आ गई बात? सब कुछ 1 1 1 नहीं करना है ना आपने। अगर आप एक यूनिट, एक कूलम के चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दो, कितनी वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकंड से। कैसे मूव करवा दो, परपेंडिकुलरली, तो उस पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। और उस केस में बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो एक बार? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स हो गया mlt माइनस 2, चार्ज का क्या होता है 80, वेरी गुड। वेलोसिटी का मैं करूं, मैं करूं, देखो बहुत अच्छे से आता करना, हाँ क्या
काइरोप्रैक्टर भी हूँ मैं। आ जाओ बेटा। आजकल वीडियो आते रहते ना हड्डी वड्डी कड़ करवाने वाले। जिम में कर दिया भी लड़ गया काम है, गर्दन पकड़ी और बोला में सीधी कर दे। करो तुम लोग पहले, लिखो आगे। नेक्स्ट लिखो लॉरेंस फोर्स। मिस निशा क्या पढ़ के आए अभी हम पिछले वाले आर्टिकल में? पीछे नीचे मत देखिएगा। अब बताइए क्या पढ़ के आए पिछले आर्टिकल में? पिछले आर्टिकल में क्या पढ़ा हमने अभी तक? हाँ थोड़ा तेज, यहाँ तक आवाज आए। पिछले आर्टिकल में क्या पढ़ के आए हो? लास्ट आर्टिकल कौन सा था? थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। नहीं, उससे पहले क्या पढ़ा था? आर्टिकल क्या पढ़ के आए? पिछले 15-20 मिनट से तो क्या आर्टिकल पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा क्या है? लेफ्ट हैंड रूल से पहले क्या पढ़ा? अभी तक एक ही आर्टिकल करा है जो से। हाँ अनुष्का बेटा रिकॉर्ड करके भेज। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? यहाँ तक नहीं आ रही? 2 सीट आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है ऐसे समझाओगे? मुझे बता जरा बुलंद आवाज में। भरोसे से बोला था मैंने। प्लेस्ड क्या होता है? प्लेस्ड क्या होता है सर? प्लेस्ड थोड़ी होता है, फिर मूविंग बताओ ना। अभी तक हमने शाम बस केवल ये पढ़ा है अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? QV sin थीटा। ये निचोड़ था जो अब तक हमने पढ़ा। वापस भी नहीं पता, गलत बात है। और एक दिन वीडियो बना के घर वालों को भेज दूंगा। लॉरेंस फोर्स क्या दिखाई दे रहा है? अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट हो, ये आपको बेस तैयार करके दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। नाम देखो क्या है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे लाइट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट साइन वेव। ये तो मैंने एक फील्ड बनाई है। स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लगातार बदलती रहती है। बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से हमारी लाइट आगे को प्रोपोगेट करती है। अगले चैप्टर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अगर हो कहीं पर तो चार्ज पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगती है तुम जानते हो? QE। और अभी हम पढ़ के आए हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज व्हेन इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है कितनी फोर्स लगती है? इतनी। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है कितनी फोर्स लगेगी? इतनी। इन दोनों के सम टोटल को आप क्या बोलते हैं? बस। और इसमें कुछ नहीं। लॉरेंस फोर्स इन दोनों के सम के बराबर। इतना लिख लो आप, ठीक है? और कुछ है भी नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रेट वायर है AB और इस स्ट्रेट वायर के अंदर 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द वायर इज कैरिंग एन करंट ऑफ 4 एम्पियर। आपको इससे 0.2 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन है जो करंट के ऐसे जा रहा है। प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है। देखिए ज्यादा ध्यान दो। 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन में तो कुछ मुश्किल नहीं, समझ में आ रहा है। वो कहते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन, और डायरेक्शन भी बताओ। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस तरफ करेगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो फोर्स लगी क्यों रही है, सवाल ये है कि देव कुमार फील्ड फोर्स लग क्यों रही है। पॉइंट्स वाले इतने निठल्ले नहीं है कि बिल्कुल ना बता पाए। चार्ज मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है चार्ज, तो चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो फोर्स लगा देगा। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, आदित्य कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, उसके आसपास। अरे बोलता क्यों नहीं भाई, करंट कैरिंग वायर है। अभी मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा तो थोड़े ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तेरे। म्यू नॉट अपॉन 4/2I/R करा था ना, फिर और एंड में कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4/I/R, I/R। तो यहाँ पर हमने करा था कि नहीं करा था। अगर इसके चारों तरफ देखे जाए तो क्या बन रही होगी, फिर और इस मैग्नेटिक फील्ड में इतना चार्ज पार्टिकल घूम रहा है कि नहीं, तो फिर फोर्स कैसे निकालेगा। इसमें क्या क्या तेरे पास है, प्रोटॉन का चार्ज, वो जो इलेक्ट्रॉन का वाला चार्ज होता है पॉजिटिव, कितने कूलम, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है ना, करंट है ना, डिस्टेंस भी है। म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, 10⁻⁻⁷ 2, करंट है 4, वैल्यू आ गई 1.2, सब कुछ है आपके पास। और क्या बचा, कैसे पता 90, कैसे पता 90 मंच है जी, वायर के पैरेलल थोड़ी बताऊंगा, वायर के पैरेलल थोड़ी बताऊंगा। तुम लोग कभी कभी देखते हो, पूछते नहीं हो, तो इतनी गंदी आदत है ना तुम्हारी। क्या फॉर्मूला था कि V क्रॉस B, जब स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर को जा रहा है, तो उसे पकड़ लो ना सीधे हाथ से, कीपिंग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, इनसाइड द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, इनटू द पेपर। पेन, ये प्रोटॉन कहाँ को जा रहा है, नीचे, कितना एंगल बन गया, फिर 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया। मैग्नेट, अरे ये सब चीजें रजिस्टर में लिख लिया करो, साथ साथ पढ़ने वाले बालक ना हो तुम, इसे लिख लिया करो जो समझाया। आप समझ में आ रही, कल को जाकर 2 घंटे बस साफ हो जाएगी। तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, यहाँ लिख लो इसको। इनटू के लिए क्या लगाते हो साइन, क्रॉस। स्ट्रेट कंडक्टर को सीधे हाथ में पकड़िए, कीपिंग थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये उंगलियां जहां को कर्ल कर जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इनटू द पेज, इनटू द पेज, समझ रहे हो ना, फील्ड आई इनटू द पेज, प्रोटॉन जा रहा है नीचे को, एंगल कितना 90 डिग्री, साइन 90। चलो जो भी आंसर आएगा, इतने न्यूटन आंसर आ गया आपका, सारी वैल्यू आपको मालूम है, मत निकालो। अब मुझे बताओ ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये लड़कियां बताएंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। नहीं बताएंगे तो सबको पीछे खड़ा रखूंगा बेंच पे, जाना बताओ, लड़कियों को बता दो। हाँ बताओ, ठीक, चलाओ चलाओ, सही उठाया, चलाओ चलाओ, वैल्यू बताओ, वैल्यू आ रही है दोस्त 2.56 into 10⁻⁻8 माइनस 18 आ रहा है, कन्वर्जन कर तो कुछ आना है, वैल्यू दे आ रही है बेटा, कैलकुलेशन आ रहा है। हाँ, किस
तरफ, इस साइड क्या होगा उसके हिसाब से बताओ, किस साइड, पेज के बाहर, पेज के अंदर, लेफ्ट को, राइट को, कुछ पेज के बाहर आ रही है, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज, सेट कर दो, सेट कर दिया। प्रोटॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी। ये उंगली भी सेट हो गई नीचे को आपकी, करंट ये अंगूठा किधर का हो गया, बाहर को, आउटसाइड, करंट ऊपर है, लड्डू प्रसाद इस पे करंट देखा जाएगा, इसका जो करंट था वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा था, और चार्ज पार्टिकल ये है, ये बताएगा मैं किस दिशा में जाऊंगा, तो आप इसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्ट ये जो हम बोल रहे हैं ना करंट, करंट मींस वो चार्ज पार्टिकल जिसे आप मूव करवा रहे हो, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता, ये कहता प्रोटॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाता तो मैं करंट को कहाँ करता, ऊपर। फिलहाल इस उस केस में फोर्स किधर आती, इधर को, अभी फोर्स किधर को आ रही है, उल्टा हाथ इस्तेमाल करिए, उल्टा हाथ इस्तेमाल करिए, तो फोर्स आ गई इस तरह, ठीक है। डायरेक्शंस जो भी हैं उनको फिक्स कर दिया करो, आपको ये पता लग गया कि फील्ड अंदर जा रही है, तो इस वाली उंगली को, फील्ड को सेट कर दो, इसे मत हिलाओ। अब करंट देखो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, या तो ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, हाँ या ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब करंट भी यूं ही चला गया, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, याद नहीं रखते हो कुछ नहीं, जीरो, वेरी गुड। अभी क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज भी इधर को जा रहा है तो पैरेलल नहीं हो गई, फोर्स कितनी है, जीरो। अगर चार्ज उल्टा जा रहा है, एंटी पैरेलल, फोर्स कितनी हो गई, जीरो। हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। फील्ड किधर है, अंदर को, करंट किधर को है, नीचे को, अंगूठा किधर गया, बाहर। ये देखो, जिन बच्चों के हाथ नहीं चल रहे ना, बैठे हुए हैं, वो रामलीला ही देखेंगे। पहले ही बता रहा हूँ मैं, पूरे चैप्टर में हाथ चलाने हैं इसमें, कहाँ को मूव करके, कौन सी मूवमेंट। अगर तुम शर्म करते रहो, बैठे रहो, तुम्हें नहीं समझ में आया कुछ भी, तुम्हारी मर्जी। एक क्वेश्चन है, इसको लिखा हुआ नहीं, इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे इस पर डायरेक्शन में बड़ी इंटरेस्ट है, तो डायरेक्शन बताओ। एक 5 MeV प्रोटॉन है, फॉलिंग, इधर ध्यान दें, फॉलिंग डाउन, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन 1.5 टेस्ला। इस पर कितनी फोर्स लगेगी और किस तरफ लगेगी, इस पर कितनी फोर्स लगेगी और किस तरफ लगेगी। ये जो ईवी है ये एनर्जी की यूनिट होती है, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। जिन्हें नहीं पता वो शर्माए ना, दोबारा लिख लें। 1 MeV में 10⁻³ जूल होते हैं, यानी ये प्रोटॉन की एनर्जी की बात कर रहा है, MeV। ठीक, तो प्रोटॉन के पास जो एनर्जी है, अच्छा जब देखो एक बार ध्यान से, ये मेरे कमरे का नॉर्थ साउथ आ गया, इस वाले कमरे के साथ कहीं से भी ले लो तो आपकी मर्जी। ये साउथ, ये नॉर्थ, और प्रोटॉन कैसे गिर रहा है, सीधा 90 डिग्री पे गिर रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, 90 डिग्री के इसमें लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
राइट? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? फोर्स निकाल लेंगे उससे, लेकिन फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये तो पता लग गया कि 90 पे गिर रहा है, सीधा गिर रहा है। चार्ज भी मालूम है प्रोटॉन के ऊपर, ये भी 10 टेस्ला दे रखी है, 1.5 टेस्ला। ये नहीं है मेरे पास, लेकिन ये एनर्जी दे रखी है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी दे रखी है आपको? 5 × 1.6 × 10⁻⁻90। प्रोटॉन का मास कितना होता है? केजी, केजी ये सब मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। इतना केजी आ गया, यहाँ से क्या निकाल लोगे? क्या करें? अच्छा सॉरी, मेरे से गलती होगी, -30, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? अब कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना मुझे, यहाँ पर टाइम नहीं खराब करना। 12 mv² एनर्जी दे रखी है, कितनी? 5 MeV की जगह इतने जूल लगा दिए, ये आ गया मेरे पास। आ गया, इससे क्या निकाल ली? वेलोसिटी। प्रोटॉन पर चार्ज वही जो इलेक्ट्रॉन वाला है, वेलोसिटी आप निकाल चुके। बी दे रखी है 1.5 टेस्ला। फील्ड ऐसे है, प्रोटॉन नीचे को जाना कितना एंगल है? 90 डिग्री का, sin 91, सब कुछ निकल गया आपका। डायरेक्शन बता दो बस। आउटवर्ड कैसे होती है? पेज के बाहर, पेज में कुछ है ही नहीं, पेज पे कुछ भी नहीं है, 3D फिगर बना रहा हूं मैं। किधर? ऐसे बता, ऐसे बता, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ? ईस्ट में, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे है, कहां से कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ आ गया। आ गया मैग्नेटिक प्रोटॉन कहां को जा रहा है? नीचे को। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दी। प्रोटॉन किधर जाता है? नीचे। ये किधर डायरेक्शन हो गई? ईस्ट, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। देख लो अच्छे से, जब भी आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ पड़ता है। ये चीज़ मैं 500 बार बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। ईस्ट की तरफ फेस करोगे, उल्टे हाथ पे उत्तर पड़ता है, उत्तर माने नॉर्थ। उत्तर दक्षिण समझता है नहीं? घड़ी पड़े अंग्रेजी भी जानता है। ये समझ में आ गया? ईस्टवर्ड। रिमोट से लाने वाला को लाना पड़ेगा, बीच में से पॉज करके, डायलॉग मारना मुश्किल हो रहा है। आगे चलो। हाँ भाई, समझ आ गया नहीं? कुछ कह रहा था भाई, बोलो बोलो। समझ में आ गई डायरेक्शंस? अगला सवाल, अगला आर्टिकल है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। क्या रहेगा आपका? वैल्यू डाल लो, वैल्यू टू डाल, तो सब कुछ पता लग गया ना, सब कुछ है ना? ये क्या करेंगे? मैं अलग कर दूँ, पढ़ने तो ये भी नहीं पढ़ने होगी, इतनी टेंशन क्यों लगी? क्लासमेट के रजिस्टर खराब कर। मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। शांत, चलो। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिकॉर्ड नहीं करता मतलब वायरल हो जाएगा। चलो आगे लिखो जरा। आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू, और ये मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि चोट लगे। ये चोट लगनी चाहिए, अब नहीं लग रही है इसका मतलब मुझे करके ट्राई करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू V क्रॉस B। अब लिखिए डायरेक्शन। अरे एक बात याद दे रहा हूँ, कैन यू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स A एंड B? A क्रॉस B, A क्रॉस B, ऐसे बोल दो A क्रॉस B। अगर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है A, कोई और वेक्टर दे रखा है B,
और मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, तो वो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। ऐसा आपने 11वीं क्लास में करा होगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए से बी की तरफ उंगलियों को मोड़ोगे तो ये वेक्टर जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। यहाँ पर तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, तो ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इसको थोड़ा कहीं लिख लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V as well as B। अब लिखो 3 cases arise। Three cases arise। चार्ज पार्टिकल चलेगा नहीं तो फोर्स भी नहीं लगेगी, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले तो भी फोर्स 0 लगे। ये पहला केस है, कर चुके आप। दूसरे केस पर आइए, जब थीटा 90 डिग्री होता है तब क्या होता है उसे समझेंगे ध्यान से। ये तो आपने लिख ही लिया था, फर्स्ट केस को ही, सेकंड पर ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गई, एक किस तरफ हो गई, इनटू द पेज। ये हमने इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, साथ साथ बनाते रहे। और हम एक चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में उज्ज्वल ऐसे मूव करवा देते। ये चार्ज पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंगल कितना, 90 डिग्री। कैसे? फील्ड किधर जा रही है, पेज के अंदर, और चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे। फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, ऐसे है ना। फील्ड क्या जा रही है, इनटू द पेज। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फोर्स मैक्सिमम लगती है, फोर्स मैक्सिमम लगती है। फोर्स किधर को लगती है, फोर्स निकाल, फोर्स बता दो किधर को लगे, लेफ्ट साइड। फील्ड अंदर को, चार्ज पार्टिकल ऊपर को, फोर्स लगी इधर। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं मोटे सब, इधर को लगे। अब ये चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा था सीधा, और आपने पकड़ के इसको ऐसे खींच लिया, तो ये क्या करेगा, इधर को आएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, फिर फोर्स किधर को लगेगी, इधर को लगेगी, फिर ये चार्ज पार्टिकल इधर को चला। ऐसे ही फिर इधर लगेगी फोर्स, फिर अंदर को लगेगी। धीरे धीरे आप क्या देखोगे, ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगेगा, और इस पर जो फोर्स की दिशा है किधर लगेगी, अंदर की तरफ को लगेगी। तो चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे मूव करेगा तो वो हमेशा कौन से पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। लिखिए, कुछ याद है जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ये मैग्नेटिक फोर्स, ये वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स लगती है। अगर उसकी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे यहाँ दिख रही है, हर बार परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की, इधर को। यहाँ डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ को। हर बार फोर्स और वेलोसिटी कैसी आ रही है,
90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? वर्क डन 0। याद करो, वर्क डन 0। छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे आप? कुली जब सिर पे सामान रख के लेके जाता है तो कोई काम नहीं करता। कोई सैटेलाइट जब सर्कल उसमें घूमती है, जब कोई सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? यदि फोर्स किधर को लग रही है? सेंट्रीपिटल। इधर को कितना एंगल आया? तो वर्क डन कितना आ गया? 0। यही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये 11वीं कक्षा। चलो लिखो, चल नहीं लिखो। एज द मैग्नेटिक फोर्स acts on a particle, as the magnetic force acts on a particle perpendicular to its velocity, it does not do any work on the particle. It does not do any work on the particle, and hence it does not change its kinetic energy or speed. And hence it does not change the kinetic energy or speed of the particle. तो इसकी स्पीड तो चेंज होने से रहेगी, स्पीड भी नहीं बदलेगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड से यूं घूमता रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से यूं घूमता रहेगा। इसका रेडियस पता लगा सकते हो, कई चीजें पता लगा सकते हो। यहाँ पर एक मशीन आती थी पहले, साइक्लोट्रॉन। उस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ आपको, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करवाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होती है, और वो फोर्स चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घूमने के लिए बाध्य करती है। बात समझते हैं? ठीक है, करें। अब कितनी फोर्स लगाने जा रहे हो इस पर आप? QVB। ये QVB क्या कर रही है? इसको गोल गोल घूमने के लिए मजबूर कर रही है। गोल गोल घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होता है? वेरी गुड। यानी दिस मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल पर लग रही है, ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। अगर मैं इसमें से V काट दूं, सॉरी, तो R आ गया, तो इस रेडियस के गोले में ऐसे चक्कर काटना शुरू कर दो। तो क्या लिखो? ऐसे बात नहीं बनेगी, यहां लिखो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ। इसको लिखो, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। Magnetic force is providing necessary centripetal force। तो हमने आज सीखा कि अगर पार्टिकल चलेगा ही नहीं तो फोर्स नहीं लगेगी, पैरेलल चलेगा नहीं लगेगी, एंटी पैरेलल चलेगा नहीं चलेगी, लगेगी, 90 डिग्री पे चलेगा मैक्सिमम लगेगी, और पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ले आएगी, जिसका रेडियस होता है mv/। हाँ हाँ, सारी की सारी एक ही तो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। नहीं, चार्ज पार्टिकल चला ना, वैसे तो चार्ज पार्टिकल गया ऐसे, और आप जब कोई चीज सीधी जा रही है और आप उसे ऐसे खींच रहे हो तो क्या होगा? सीधी जा पाएगी? तो जब आप खींच लोगे तो वो थोड़ी तुम्हारी तरफ आ जाएगी, तो थोड़ा सा यूं मुड़ जाएगी, फिर ऐसे क्या। टाइम पीरियड और निकालो, कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा। एक लाइन आपने ऊपर लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो।
क्या लिखी है ऊपर जो लाइन लिखी है, इसी में वो आपने ऊपर लिखी है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, 0। तो जब चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कहीं बॉक्स बना के लिख भी दीजिए, नो वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक। बॉक्स बनाइए, काम कीजिए, याद रहेगा। कोई बॉक्स बना के और ऐसे लिख दीजिएगा, नो वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ऐसा होगा तो वर्क डन कुछ नहीं होगा और चेंज इन वेलोसिटी भी लिख दो चाहिए। कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तब। टाइम पीरियड नहीं निकाला तो लिख लेना ऊपर, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जब तुम कह रहे हो कि फोर्स और वेलोसिटी निकल यादव परपेंडिकुलर है तो वर्क डन तो हो नहीं रहा। वर्क डन नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब स्पीड सभी जगह सेम है। स्पीड सब जगह सेम है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑन स्पीड। एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस होगा, कितनी स्पीड, आर आप निकाल चुके, यहाँ कर दीजिए। तो 2 पाई आर की जगह डाल दिया आपने और नीचे क्या रखा है, v, v से v कट गया तो आ गया 2 पाई m अपॉन 2 पाई m अपॉन q। ये टाइम आ गया जिस टाइम में ये चार्ज पार्टिकल चक्कर काटे। और कुछ देखो कुछ समझ में ना आ रहा, एक और चीज, नॉर्मली आप लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो निकालते हो। यहाँ क्या देख रहे हो आप, कि जिस रेडियस में वो चक्कर काट रहा है वो Q/m के इनवर्स में आ रहा है। इसे मैं लिख लूं, टाइम का उल्टा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, f लिख रहा हूं मैं म्यू की जगह, तो ये उसका उल्टा हो जाता। और इसको लिख लो, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, CYCLOTRON, cyclotron frequency. This frequency is called cyclotron frequency. ठीक है, हमने 0 डिग्री कर लिया, 180 कर लिया, 90 कर लिया। अब अगर कोई भी एंगल पे जाता है तब क्या होगा, तीसरा केस, when the initial velocity makes an angle, makes an arbitrary angle, when the initial velocity makes an arbitrary angle with the field,
ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लेना। अब हमने अपने इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी बना सकते हो, साइड में बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर भी बना सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड आप ऊपर भी बना सकते हो। अब ये चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे फेंक, अब तक 90 पढ़ लिया, 0, 180 सब कुछ पढ़ लिया, स्पेशल एंगल पढ़ लिया। अब अगर किसी भी एंगल में फेंकोगे तो क्या होगा, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ लो, अभी क्या पढ़कर आए हो, अभी जस्ट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल हो तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल हो तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स नहीं लगती। क्या बोला मैं? फोर्स नहीं लगती। और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ। अब आप देखिए, एक वेलोसिटी को तो देखिए मत, आप उस वेलोसिटी के पहले से ही 2 टुकड़े कर चुके हैं, समझ आ रहा है? नहीं, इस वेलोसिटी के 2 टुकड़े आप पहले कर चुके। ये वाली जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से सीधा 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 चलता रहेगा, ना तो स्पीड कम होगी ना स्पीड ज्यादा। भाई शाहरुख खान क्या बोला मैंने? हिंदी भी समझ में नहीं आती, छोटे क्लास के बालकों में ज्यादा तो समझ में आने से बोला क्या मैंने? हाँ शाम वक्त क्या बोला मैंने? चेंज नहीं हो, इतनी सी बात बोलो। अगर ये वेलोसिटी थी, उसके 2 कंपोनेंट तोड़ लिए गए, v cos थीटा b के पैरेलल है। बेटा हिंदी तो समझ लिया करो कम से कम, पंजाबी हरियाणवी समझता वो भी बोल दो। v cos थीटा b के कैसी हुई? पैरेलल। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करता है तो उस पर फोर्स नहीं लगती। फोर्स नहीं लगती तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ नहीं, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर को जाता रहेगा। लेकिन एक वेलोसिटी और भी तो है, v sin थीटा। ये v sin थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, और जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो बॉडी, अब दोनों काम होंगे, चीज गोल गोल भी घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी। तो होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है। ये मेरा पहला वाला थोड़ा गलत बन गया। चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, समझ में आई बात? चार्ज पार्ट इसे कहते हैं हेलिकल पाथ, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ या हेलिक्स। इसको कहते हैं 2 के बीच के डिस्टेंस जो आई, ये कहते हैं पिच। बोले बड़ा कुछ, v cos theta is parallel to b, therefore no force on charge particle in horizontal direction। ठीक है ना? So it will move with velocity v cos theta in horizontal direction। पहला केस मतलब पहली चीज हमने हैंडल कर, ठीक है। दूसरा, v sin theta is perpendicular to b whenever
velocity is perpendicular to B, charge moves in a circular path of radius कितना, रेडियस में लिखा mv/qb नहीं, अब कुछ चेंज होगा थोड़ा सा मामूली एक शब्द mv sin थीटा, अब v नहीं है, v sin थीटा अपॉन कितना जो फर्क आया, पिछली बार v था तो हमने v ले लिया, अब की बार v sin थीटा तो हमने v sin थीटा ले लिया। आगे भी लिखवाना है मुझे, अभी लिखो जल्दी से। टाइम क्या हो गया? 44। खत्म हो जाएगा। बोलो, लिखो लिखो। आगे लिखो, hence this charge particle has two concurrent motions. Hence this charge particle has two concurrent motions. Concurrent motions along two concurrent motions. So the resultant path will be a helix या helical path. With its axis in the direction of B vector. ये हेलिक्स बना तो ये इसकी एक्सिस आ गई, इसकी जो एक्सिस है वो किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन। अब कई बार बुक्स में ऐसे लिखा रहता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब तुम्हें समझ में आ गई चीज। मान लीजिए आपने बी इधर ले लिया, पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, फिर वही v cos थीटा v sin थीटा, v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, सॉरी v sin थीटा और v आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो इस डायरेक्शन में क्या नहीं लगेगी, फोर्स, तो इस डायरेक्शन में वो v sin थीटा से चलता जाएगा। लेकिन v cos थीटा और v आपस में परपेंडिकुलर है, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मोशन सर्कुलर आएगा। तो इस बार आपका जो पाथ आएगा ठीक, और इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड इस के एक्सिस के अलावा, सही है। एक चीज रहेगी बस, पिछले वाले पिच लिखवाया था एक जगह आपको मैं, चला गया पिच, ये दो के बीच का डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस है ना, कितनी स्पीड है इस डायरेक्शन में, और एक सर्कल बनने में कितना टाइम लगता है, टी। टी का फॉर्मूला क्या था, 2πm/qb, इसकी जगह डालते हैं।
एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखनी रहेगी। पीछे जो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला ना, जरा खोलना एक बार, मुझे ध्यान नहीं। इस फॉर्मूले को लिखा होगा आपने कहीं? इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो लिखनी चाहिए थी, टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज पार्टिकल इस गोले में चक्कर काटे या इसमें काटे या इसमें काटे, टाइम हर बार सेम लगेगा। टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, साइक्लोट्रॉन में काम आएगी हमारी। टाइम पीरियड इसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। छोटे गोले में भी उतना ही टाइम लगेगा, बड़े में भी उतना ही लगेगा, और उससे बड़े में भी उतना लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? साधारण चीजें समझा करो ना। जितना बड़ा गोला उतनी बड़ी वेलोसिटी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी, है कि नहीं? तो बाहर वाले सर्कल में तेज घूमेगा, बाहर वाले में और तेज घूमेगा, इसमें थोड़ा और कम घूमेगा। तेज 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 टाइम, हालांकि बाउंड्री लंबी हो गई लेकिन वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ओवरऑल टाइम पीरियड से टाइम थीटा इसी के साथ बना लें, आप इसी के साथ बना लें। आपको सारे फॉर्मूले सिखाए गए हैं। जब आप R निकालेंगे तो mv/q भी लिखेंगे, है ना? इस केस में R आपका किस डायरेक्शन में, कौन सी वेलोसिटी की वजह से आ रहा है? पिछली बार मैंने भी तो जो आएगा वो लिख देना, ठीक है ना भाई? कंपोनेंट से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं थीटा यहाँ लूँ या यहाँ थीटा यहाँ लूँ। जहाँ थीटा ले लूँगा वो कॉस कंपोनेंट बन जाएगा, दूसरा वाला साइन बन जाएगा। साइन 30 और कॉस 60 वैल्यू तो बराबर है। साइक्लोट्रॉन अब तुम्हारे सिलेबस में है नहीं मेरे ख्याल से, नहीं है ना? साइक्लोट्रॉन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ कि होता है। इसका यूज है बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन में। बस ब्रेक हो गया तुम्हारा खबर, और कुछ खास नहीं, आज का काम हो गया। ये हॉलो डीज हैं, वो हमारे घर में एक सिलाई की मशीन होगी ना, हाथ से सिलने वाली, उसके ऊपर कवर रहता है लकड़ी का, कवर रहता है लकड़ी का उसके ऊपर, बस समझ लो ये वही रखा, समझ लो वही रखा है। ये डी है, मेटल का डी है, और ये इस तरह से खोखला डी है अंदर से, बिल्कुल ये सर्कुलर पार्ट आगे पार्ट, और ये सामने से अंदर से खोखला है डी। ऐसा ही डी हमने सामने रख दिया। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं तो मैं बना देता चीज, जैसे भी बनेगा को डी बनेगा। एक डी हमारा कुछ ऐसा बन गया डी, और ये दोनों डीज ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हैं, ठीक है? एक हॉलो डी है और इनके बीच में गैप बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत थोड़ा सा गैप। ये डीज है। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ साउथ लगा दिया। अब इसको 3D में समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे गिर रही है। हम हमेशा यही मान के चलेंगे, ये भी हो सकती है, वो ऐसा कोई फर्क थोड़ी पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड किधर से आ रही है? नॉर्थ से डाउनवर्ड आ रही है नीचे। डीज कैसे रखे हुए? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखें। डीज कैसे रखें? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखें। यहां पे हमने क्या कर रखा है? एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है। ये किसकी डीज है? मेटल की डीज। ये मेटल की डीज है। ये मेटल की डीज के साथ क्या करता है? ये कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो इनकी पोलैरिटीज को बदलता है। कभी इसको पॉजिटिव करता है, कभी इसको पॉजिटिव करता है। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है? तुमने कई बार पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। उसमें किसी केमिकल उसमें कोई चार्ज पार्टिकल आपको लेके किसी न्यूक्लियस पे जोर से मारना हो। अब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे कराओगे? चार्ज पार्टिकल को किसी टारगेट पे कैसे हिट कराओगे? पकड़ में तो आएगा तुम्हारे, बहुत छोटा है।
तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की मशीन है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की मशीन है। स्पीड से कैसे फेंक के मारेंगे इससे, आप देखो। इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, ये अच्छा है, बस पढ़ाई और नहीं करा रहा, ये था नहीं कोर्स में, लेकिन इसके सारे फॉर्मूले आ गए तो मैं मशीन भी बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, अब मुझे इसको एक्सेलरेट करवाना। जैसे ही मैं इसको, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर क्या करेगा, इसको नेगेटिव बना देगा और इसको पॉजिटिव बना देगा। क्या होगा, ये दोनों डीज किस चीज़ के हैं, मेटल के। तो ये चार्ज पार्टिकल किधर को खींचेगा, खींचेगा। मैंने बोला इन डीज के बीच में ना के बराबर गैप है, बहुत थोड़ा सा गैप है, इनके बीच में हवा वो नहीं है, कोई इस गैप को मत कंसिडर करना, ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल लगे से ही हुए हैं आपस में, बस टच नहीं, ठीक है ना। अब ये चार्ज पार्टिकल जब ये पोलैरिटी कैसी होगी, नेगेटिव, तो किधर को खींचेगा, इस डी की तरफ जाएगा, ये डी के अंदर भागा है। जैसे डी के अंदर घुस जाएगा ये, कंडक्टर के अंदर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कौन सी फोर्स लगाई थी, तो ये चार्ज पार्टिकल यूं भागा, चार्ज पार्टिकल यूं भागा, लेकिन जैसे भागा डी के अंदर घुस गया, डी के अंदर घुस गया। डी कैसी है, हॉलो, हॉलो कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल, अगर तुम्हें याद हो तो डीज ऐसे रखे मैंने, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, ध्यान से समझ के करना, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं। चार्ज पार्टिकल किधर को भागा, मान लो इधर को भागा, चार्ज पार्टिकल किधर को भागा, इधर को भागा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, नीचे को। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, चार्ज पार्टिकल किधर को भागा, इधर को। फोर्स किधर लगी, इधर को लगी, उस पर फोर्स लगी इस तरफ लगी, आया ना। चार्ज पार्टिकल जो यूं जा रहा था उस पर फोर्स लगी यूं, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, यूं घूम गया। क्या होता है जब चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड किधर से आ रही है, चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। चलो फोर्स की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, या तो ऊपर को घूमेगा या नीचे घूमेगा, ऐसे ही तो होगा, कोई बात नहीं, फोर्स की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, ऊपर को घूमेगा या नीचे घूमेगा, ये घूम के ऊपर चला गया। अब जैसे वो यहाँ पहुंचेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा। अब ये किधर को भागेगा। अब अगर पहले से चलती हुई चीज को और जोर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ गई, वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन जैसे अंदर घुसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी लग रही है, वो फिर से घूम जाए। समझ रहे हो बात को। ये मैं सिंपल डीज बना देता हूँ, इनका नाम डीज ही होता है, DEES बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डी की शेप में होती है। तो चार्ज पार्टिकल चला, यहाँ से घूम के यूं आ गया, फिर यहाँ से एक्सेलरेट हुआ, फिर यहाँ आ गया, फिर यूं हुआ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी और वो घूमता जाएगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर। तो अगर इसने यहाँ से यहाँ तक आधा सेकंड लगाया, इसमें भी आधा ही सेकंड लगाएगा, इसमें भी आधा ही सेकंड लगाएगा, इसमें भी आधा ही सेकंड लगाएगा। क्या फायदा है इसका, इसका फायदा है जो आपने ऑसिलेटर लगाया था ना, उसका टाइम सेट कर सकते हो आप कि आधे सेकंड के बाद पोलैरिटी बदल दिया था, क्योंकि आधे सेकंड में घूम के यहाँ आ गया, इसने पोलैरिटी बदल दी। फिर आधे सेकंड में ये बड़ा चक्कर लगा के यहाँ आ गया, फिर इसने पोलैरिटी बदल दी। फिर आधे सेकंड में और बड़ा चक्कर लगा, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे। तो हर बार ये आधा सेकंड लगा के वापस आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बार बार ये तेज होता, लेकिन जैसे ये चलता हुआ आएगा, सामने फील्ड कैसी मिलेगी, फेवरेबल। पॉजिटिव है तो नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव मिलेगी। स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब ये बहुत तेज स्पीड से चलने लगेगा तो हम यहाँ पर एक विंडो दे देंगे, इस विंडो पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, और जैसे ये इसके पास से निकलेगा, यूं शूट करेगा इसमें से, और जिस भी टारगेट पे हिट करना होगा उसको हिट करेगा। कैलकुलेशन सारी वही है जो आज आप करके आए हो, कि कितने रेडियस में चक्कर काटेगा और किस टाइम का फॉर्मूला क्या है।
और इसका उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इसमें सारा वही है जो पढ़ कर आए, मशीन क्यों हटा दी मुझे समझ में नहीं आता। क्या पढ़ा आपने इसमें? दो चीजें यूज हुई। क्या? अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगी थी? इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये एक डी की तरफ भागा। जैसे डी के अंदर घुसा, डी हॉलो थी, हॉलो फील्ड के, हॉलो मैग्नेट, उसके हॉलो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रही नहीं, लेकिन अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो वो गोल घूम जाता है। ये गोल घूम गया, ये गोल घूम गया। फिर जैसे ही यहाँ बाउंड्री पे पहुंचा, इसका टाइम और इसका टाइम मैच कर रखा है इन्होंने, इसे सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइज कर रखा है, आपस में टाइम मैच कर रखा है इसने। अब ये जैसे यहाँ पहुंचा, उसने पोलैरिटी बदल दी, सामने क्या मिल गया? फिर फील्ड मिल गई बढ़िया वाली। और इसने इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया, इसने इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया। हर बार इसका चक्कर बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, लेकिन टाइम पीरियड कैसा रहा? और क्या बढ़ती गई? वेलोसिटी बढ़ते 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 इतनी वेलोसिटी बढ़ी कि जब ये इसके पास से निकला तो बहुत तेजी से निकला और हमने इस टारगेट को हिट कर दिया। ये साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन। बस साइक्लोट्रॉन में कुछ कमी रह जाती है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी कर लो, यही रह जाएगी, लिमिटेशन भी बाकी खत्म हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन में कमी रह जाती है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दूँ ना, तो एक वो तुमने वो पढ़ा था ना रिलेशन, m इक्वल्स टू m नॉट। ये रेस्ट मास है साइक्लोट्रॉन का, और ये वो मास है जो v वेलोसिटी पे होता है। जब इलेक्ट्रॉन भागता है ना तेजी से, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका मास चेंज हो जाता है। मास चेंज हो जाएगा तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, और वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, उसको यहाँ एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसको यहाँ एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अगर मैं कोई न्यूट्रल पार्टिकल रख दूँ यहाँ पर, न्यूट्रॉन रख देता हूँ, उसे भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड बनाऊंगा तो वो अट्रैक्टिव नहीं होने, जब वो अट्रैक्टिव नहीं होने का तो वो डी में घुसेगा। तो न्यूट्रॉन्स को या न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ये कुछ कमियां हैं इसके अंदर, जो में रहती हैं इसके अंदर। अदरवाइज एक बार पढ़ देता हूँ, 1 मिनट सुन जाना। कई बार क्या होता है, तुमने देखा हो, कुछ कोई मटेरियल है, उसके अंदर मुझे खास तरह के एटम्स इम्प्लांट करने हैं। जैसे इम्प्लांट करने मतलब सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे आप। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल बना होगा आपको, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन लगे होंगे। अब मान लो मुझे इसके अंदर यहाँ इस सिलिकॉन को हटा के इसकी जगह फॉस्फोरस डालना है या कुछ और डालना है। ये तो इसमें नहीं करते हैं सर, मैं तो समझा रहा हूँ केवल। तो कई बार क्या होता है कि मैं इस क्रिस्टल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज डालनी है, फॉस्फोरस प्लांट करना है, कोई आयंस प्लॉट करना है, या कहीं कुछ करना है मुझे। तो इन आयंस को जब मुझे यहाँ पर डालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, साइक्लोट्रॉन की मदद से मैं इसको जोर से फेंक के मारूंगा और ये यहाँ पर जाकर लग जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ होती है। एक मिनट, द हाई एनर्जी पार्टिकल्स produced by a cyclotron are used to bombard nuclei। ये मैं पहले बता रहा था, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें तोड़ना होता है हमें, तो उसके लिए हमें हाई स्पीड के पार्टिकल चाहिए होते हैं, चार्ज पार्टिकल, उनको फेंक के मारते हैं और तोड़ते हैं। टाइम हो गया, ऐसे क्यों देखते हैं? कभी ये किडनी अमिनेस निकल रही की बात है। अभी इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस प्रिंसिपल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन समझ में आया? प्रिंसिपल ये है कि अगर कई सारी चीज यूज हुई इसमें, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मैंने कहा बल्टी बजेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। क्या बोला? कब कब तो हम क्या क्या चीज परपेंडिकुलर होगी?
किस किस में एंगल 90 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड